अपनी लाइफ की आज तक की इस जर्नी में मुझे सबसे ज़्यादा जिस शब्द ने फैसिनेट किया है वो है पीस। पीस जिसे हम शांति भी कहते हैं। जितना छोटा ये शब्द उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इसे समझना, और उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है इसे अचीव करना। अब मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है ये कहते हुए कि इफ़ यू वांट टू नो द ट्रू मीनिंग ऑफ पीस तो पहाड़ों में जाओ। दे विल टीच यू अबाउट पीस एंड कामनेस। बट हाउ? पहाड़ जो खुद किसी एक बेजान चीज की तरह खड़ा है, वो भला कैसे किसी को कुछ सिखा देगा? बस इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आई वॉज इन सर्च ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। और कभी कभी आपको कुछ सिखाने के लिए लाइफ गिव यू सम ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज, और ऐसे टाइम पे आप दो बार नहीं सोचते। यू जस्ट से यस एंड ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। और दिस टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन अ रोड ट्रिप। A road trip to a valley resting deep in the lap of Himalayas, a valley which is land of monasteries, and a valley that is symbol of peace and calmness. हमारे 3 दिन के इस रोड ट्रिप में we will witness some high altitude passes, some of the highest bridges and motorable roads, and some of the places which are very popular just because of their age-old geological history. और सबसे लास्ट में we'll do a short hike to a very soothing place to get to know about these mountains a little better from little closer, and we will do this together because why not? Let's just wander Spiti together. सुबह के 4 बजे रामपुर शहर से अपनी जर्नी को शुरू करने के बाद मन में जितने भी सवाल थे वो सब जा चुके थे, और अब अगर कुछ बाकी रह गया था तो वो थी इस रोड ट्रिप की एक्साइटमेंट। गाड़ी में काजा को एज डेस्टिनेशन सेट करके we decided to reach somewhere between 2 to 3 p.m. which is definitely possible क्योंकि रामपुर से काजा is only 358 किलोमीटर far। लेकिन जैसा सोचते हैं हर बार वैसा तो नहीं होता है। कभी कभी मेन रोड से जुड़े हुए कुछ लिंक रोड्स आपको बहुत फैसिनेट करते हैं, एंड इट ऑल्सो हैपन्स विद आवर लाइफ्स। कभी हम अपनी रोज़ की अपनी ये आम और सीधी सी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्ट होकर
लाइफ के कुछ लिंक रोड्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हर तरफ से बस एक ही एडवाइस मिलती है कि यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम गोइंग टू सच पाथ्स। लेकिन हु नोज उन रास्तों में आगे क्या मिलेगा, और ये तब तक पता कैसे चलेगा जब तक हम उन रास्तों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। और अगर कुछ मिलेगा तो दैट विल बी बेटर फॉर योर ओन सेक, एंड इफ वी डिडंट फाइंड एनीथिंग वी विल स्टिल बी रिवॉर्डेड विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी हैव गेन्ड इन द पाथ। तो बस इन सभी थॉट्स के साथ और कुछ नया एक्सप्लोर करने की फैसिनेशन मेड अस टुक द रोड टू शिपकिला, व्हिच इज द गेटवे टू तिब्बत। टिल नाउ मैंने शिपकिला के बारे में सिर्फ बुक्स में ही पढ़ा था, एंड आई ओनली नो द फैक्ट कि इसी पास से सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। अब ये पूरा एरिया इज अंडर द सर्वेलेंस ऑफ इंडियन आर्मी, और यहाँ जाने के लिए यू फर्स्ट नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ, जिसके बाद दे विल प्रोवाइड यू विद सम पासेस, बट इट्स अ वेरी क्विक एंड इजी प्रोसेस। शिपकिला जाते वक्त रास्ते से दिख रहा ये बड़ा पहाड़ जिसने इन बादलों का रास्ता रोक के रखा था, मानो कुछ ऐसा लग रहा था कि किसी ने ज्योग्राफी की बुक का कोई चैप्टर खोल के मेरे सामने रख दिया हो, और मेरे मन में इस पहाड़ के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हो रही थी। शिपकिला पहुंचते ही आई रियलाइज्ड कि इस एरिया में आर्मी की इतनी प्रोटेक्शन क्यों है, क्योंकि आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर। अब अगर देखा जाए तो शिपकी पास was once a gateway to Tibet and was a historic path, an offshoot of the famous Silk Route. And it is also the shortest land route to Kailash Mansarovar, which is now closed from decades. अब यहाँ के आर्मी ऑफिसर से इंटरेक्शन होने पर मुझे पता चलता है कि शिपकी विलेज इज एक्चुअली अंडर चाइनीज टेरिटरी नाउ, which once used to be a part of India. 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद 1968 में जब उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ आई तो शिपकी गांव के लोगों के सामने एक चॉइस रखी गई। The choice was to stay with India or merge with China, जिसमें शिपकी गांव के लोगों ने चाइना को चुना, and which ultimately resulted in the shortening of line of actual control to where they stand today. अब अगर देखा जाए तो देश के बॉर्डर पे खड़ा होना भी अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को मेरा दिमाग बस डाइजेस्ट कर ही रहा था कि वापस जाते हुए मुझे फिर वही नज़ारा देखने को मिला, बादलों के पीछे छुपा एक पहाड़। अब मैं उस पहाड़ के बारे में बस पूछ ही रहा था कि इतने में ही हल्के बादलों के हटने की वजह से उस पहाड़ की पीक मुझे दिखाई दी, और मुझे पता चलता है कि ये पहाड़, इसे हम रियो पुरगिल के नाम से जानते हैं।
6,816 मीटर की हाइट का ये पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। और जब आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो विच इज़ वन अमंग द हाईएस्ट, स्टैंडिंग टॉलेस्ट अमंग द टॉल्स, देयर इज़ अ जॉय इन योर हार्ट, देयर इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स इट। ये पहाड़ इसी जगह पर हज़ारों सालों से खड़ा है, टीचिंग अस द ट्रू मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। अब रियो पुरगिल के साथ हुए इस इंटरेक्शन ने मुझे ये बता दिया था कि कैसे एक बेजान पहाड़ सिखाने के लिए आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब ढूंढना बाकी है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट नोइंग पीस। शिपकिला से चले हुए अभी बस कुछ एक ही घंटा हुआ था, एंड वी आर नाउ एट द खाप संगम। इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलुज एंड स्पीति रिवर, वेयर दे इंटरट्वाइन एंड फ्लो एज सतलुज आफ्टरवर्ड्स। सतलुज और स्पीति के इस संगम को देखने के बाद नाउ इट्स टाइम टू बी फाइनली बैक ऑन द रोड, एंड दिस टाइम प्रॉमिसिंग आवरसेल्व्स कि अब गाड़ी बस काज़ा ही रुकेगी, क्योंकि जो सफ़र शुरू में 10 से 11 घंटे का था, अब वो धीरे धीरे 14 से 15 घंटे का लगने लगा था। तो फिर क्या, हमने चलना शुरू किया और पीछे छोड़ दिया ना को ले जाने वाले इन हेयर पिन कर्व्स को। पीछे छोड़ दिया नाकों को भी। और देखते ही देखते हमने पीछे छोड़ दिया इस सुंदर वैली को भी, विच इज carved out by the Spiti River. रास्ते में आने वाली हर एक जगह को हम पीछे छोड़ चुके थे, लेकिन जिसने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया वो था ताबू। अक्टूबर के महीने में जब ये रोड ट्रिप किया था तो उस समय ऑटम वॉज एट इट्स पीक, और ताबू पहुंचते पहुंचते द सन वॉज अबाउट टू गो डाउन। जब पेड़ों की इन पत्तियों पर ढलते हुए सूरज की रोशनी पड़ी, तब मुझे पता चला कि जब लोग कहते हैं ना कि नेचर वॉज एट इट्स बेस्ट, तो वो लोग एक्चुअली में क्या विटनेस कर रहे होते हैं।
अब ताबो से गाज़ा पहुंचते हुए हमें रात हो चुकी थी और हमारा आज और कल का स्टे गाज़ा में ही होगा। तो ये थी कहानी डे 1 की, और अभी तो बस शुरुआत ही थी। There's a lot to catch on day 2. It was a freezing morning and we are back on the road again. और बस यही कुछ 45 मिनट की ड्राइव और हम खड़े थे एशिया के हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर। स्पीति के 2 रिमोट विलेजेस किबर और चिचम, जिन्हें गाज़ा पहुंचने के लिए दूसरी तरफ से एक लंबा रास्ता लेकर आना पड़ता था, क्योंकि इन दोनों गांव को गाज़ा से अलग करता है ये 1000 फीट गहरा गॉर्ज, जिसे सांबा लंबा नाला या फिर गिफान नाला के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हमारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चीचम माइट जस्ट बी अ मेटल स्ट्रक्चर जस्ट एग्जिस्टिंग देयर, बट फॉर द लोकल्स इट हैज़ बीन देयर लाइफलाइन। इट हैज़ जस्ट मेड देयर लाइफ ईजियर। अब इंजीनियर्स को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 14 से 15 साल लग गए, क्योंकि जब आप 13,596 फीट ऑलमोस्ट 4,145 मीटर्स पर खड़े होते हो तो थिंग्स गेट मोर हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स। चीचम के बाद अब बारी थी एक ऐसी जगह की जहां मुझे शायद मेरे सवालों का जवाब मिल जाता। लेकिन यहाँ का इतिहास जानकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि एक ऐसी जगह जो आपको शांति का मतलब सिखाती है, दुनिया की भीड़ में खुद को पहचानने का एक तरीका बताती है और इम्पोर्टेंस बताती है मेडिटेशन का, असल में उस जगह का इतिहास कुछ और ही कहता है। की मोनेस्ट्री का ये बॉक्सी आर्किटेक्चर इसके ऊपर हुए रेपिटेटिव अटैक्स के बारे में बताते हैं। अब चाहे वो 17th सेंचुरी में मंगोल आर्मीज हो या 1820 में कुल्लू के राजा की आर्मी, 1841 में डोगरा आर्मी और सिखों द्वारा किया अटैक, या फिर 1975 का वो अर्थक्वेक, एवरीथिंग just try to shatter its peace and calmness. But इन सभी odds के बावजूद भी की monastery is still standing. यहाँ पर रह रहे इन monks ने इसे अभी तक जोड़ कर रखा है। इतने invasions के बाद भी किस तरह इस monastery ने अपने वजूद को अभी तक बचा कर रखा है, it is just motivating. यहाँ से जाते हुए अब मुझे लगने लगा था कि शांति और अमन जैसी कोई चीज़ शायद होती ही नहीं है। अगर होती तो भला क्यों कोई एक ऐसी जगह को बर्बाद करने के बारे में सोचेगा।
इसके बाद अब बारी थी कॉमिक, हिक्किम और लांगजा को एक्सप्लोर करने की। कॉमिक, हिक्किम और लांगजा को एक्सप्लोर करते हुए आज का पूरा दिन खत्म हो गया था। सूरज भी अब डूबने ही वाला था। मेरे सवालों का जवाब आज तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन आज के दिन इन नई जगहों को एक्सप्लोर करते हुए मुझे खुद के बारे में कुछ समझ आया। स्पीति में हमारी ये एक आखिरी सुबह थी। अगेन इट वॉज एन अर्ली स्टार्ट टू द डे। -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच एक शांत सुबह ने मुझे विश्वास दिला दिया था कि शायद अपने पिछले 2 दिनों में जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की है, मुझे उन्हीं के साथ ही वापस जाना पड़ेगा। आई हैवंट हर्ड एनी माउंटेन टॉकिंग अबाउट पीस। मैं उस तक नहीं पहुंच पाया और ना मैं उसे समझ पाया। बस इसी एक्सेप्टेंस के साथ मैं पहुंच जाता हूं धनकर मोनेस्ट्री, और यहाँ से शुरुआत होती है एक छोटी सी हाइक की। धनकर विलेज से 300 से 400 मीटर का एलिवेशन गेन करने के बाद हम जा रहे थे 4200 मीटर्स की हाइट पर सिचुएटेड धनकर लेक के पास। अगर लोकल फोकलोर की माने तो दिस लेक वॉज अ बून फ्रॉम लॉर्ड शिव। और बस 45 मिनट्स की इस छोटी सी हाइक के बाद 4200 मीटर्स पर -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में when I could just barely feel my hands, I witnessed a beautiful sunrise. And this sunrise felt like a resurrection of my frozen hands and of my frozen mind too.
सूरज की किरणें जब पानी से रिफ्लेक्ट होकर मेरे ऊपर पड़ी तो मानो जैसे किसी ने मुझे एक गहरी नींद से जगा दिया। धनकर लेक के इस शांत एनवायरनमेंट को मैं पूरी तरह फील कर पा रहा था और यही वो मोमेंट था जब शायद मुझे मेरे सवालों का जवाब अब नजर आने लगा था। पीस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइस अराउंड यू, बट इट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लैरिटी ऑफ माइंड। और धनकर लेक के किनारे बैठे हुए मुझे ये एहसास हुआ कि यस, आई हैव जस्ट फाउंड माई पीस। वो चाहे किसी नई जगह को एक्सप्लोर करना हो एंड क्रिएटिंग सम न्यू मेमोरीज ओवर देयर, या फिर इन पहाड़ों से बैठकर कुछ सीखना हो। -5 डिग्री सेल्सियस की एक ऐसी सुबह में कैमरा निकाल के वीडियो शूट करना, या फिर किसी झील के किनारे बैठकर कुछ पलों के लिए इस दुनिया से कांटेक्ट को तोड़ देना। एवरी सिंगल एक्शन ओवर देयर वाज मेकिंग मी फील दैट इन अ सडन साइलेंस ऑफ माय माइंड आई हैव फाउंड माय सेंटर। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े मोमेंट्स के होने का वेट करते हैं एंड ऑलवेज सर्चिंग फॉर दोज मोमेंट्स ऑफ पीस, जैसे कि ये एक फिनिश लाइन की तरह है या फिर एक डेस्टिनेशन दैट वी वांट टू रीच। बट पीस isn't a place that you arrive at. It is more like a frequency that you tune into. It is simply the quiet breath before you start your day. It is the way that light hits the water. It may be a point where you have just realized about your passion. It is the stillness that exists in your thoughts. And in the end, when we are just tired of this world, we always find our way back to the silence.